नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर दमदार में। और इस बुलेटिन में हम दिन भर की बड़ी खबरों की बात करेंगे, लेकिन इन 4 तस्वीरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज लखनऊ में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर मंथन हुआ और नई गाइडलाइन जारी कर दी गई। इसी के साथ 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर मायावती ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है। मायावती ने ऐलान किया है कि इस बार अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। और तीसरी तस्वीर है पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने साल 2015 को बेस वर्ष माना है और इसी बेस वर्ष के आधार पर आरक्षण के रोटेशन का आदेश जारी कर दिया। चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ओवैसी की यूपी में एंट्री के बाद जो घमासान मचा है, ओवैसी ने ताजा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि योगी सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है, जिस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तो सीएम के आदेश की अनदेखी, एक बड़ी खबर लखनऊ से आई। कई अधिकारी सीएम के आदेश को नहीं सुन रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। डीएम और एसपी नहीं उठा रहे सीयूजी फोन, ये बात सामने आ रही है। 27 पुलिस कप्तानों को नोटिस भेजा गया है। 26 जिलों के डीएम से भी जवाब मांगा गया है। 75 में से 26 जिलों के डीएम से जवाब मांगा गया है कि आखिर वो सीयूजी नंबर क्यों नहीं उठा रहा है, क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है। शनिवार को कई सीयूजी नंबर पर किया गया था फोन, टेस्ट करने के लिए फोन किया गया था। सीएम योगी ने अधिकारियों को सीयूजी फोन उठाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इन अधिकारियों की ओर से सीयूजी फोन नहीं उठाया गया। अब नोटिस जारी हुआ है। अनामिका सिंह लखनऊ से हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अनामिका, इस मसले पर और क्या जानकारी आपके पास? देखिए मेनका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले कई बार शासकों की बैठक में ये निर्देश देते रहे कि अधिकारी अपना समय निकाले, दफ्तर में जाके बैठे। सीयूजी फोन पे कंप्लेंट आती है, शिकायतें आती हैं लोगों की, अब वो सुने, जन सुनवाई करें अपने दफ्तर में करके, ताकि वो सीयूजी फोन भी उठा सकेंगे और जनता की समस्याओं का निदान हो सकेगा, ताकि लोग लखनऊ की तरफ करेंगे। लेकिन कई बार सॉल्व करने के बाद, क्योंकि शनिवार के दिन ये टेस्ट किया गया शिकायतों के बाद, तो 27 कम से कम जो पुलिस कप्तान थे उन्होंने फोन नहीं उठाया, जबकि 26 जिलाधिकारियों की फोन भी नहीं रिसीव हुए। बिल्कुल अनामिका, तो न सिर्फ सीयूजी नंबर दिए गए हैं, बल्कि ये चेक भी किया जा रहा है कि अधिकारी उसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं या नहीं। तो 27 पुलिस कप्तान हैं जो कि फेल साबित हुए हैं, 26 जिलों के डीएम हैं जो कि फेल साबित हुए। इन सबको नोटिस जारी किया गया है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आगे क्या कार्रवाई होती है ये भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को। इधर बीजेपी यूपी की सियासी जमीन तैयार करने और अपनी ताकत दिखाने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा कर रही है। इस बैठक का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। कार्य समिति की जो बैठक हुई, जिसके बाद यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव और आने वाले वक्त में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई। इन 2 तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत की, कार्य समिति की बैठक की शुरुआत की, जबकि कार्यक्रम का समापन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। सीएम ने समापन के वक्त कहा और अपने कार्यकाल के कामों को जमीन पर उतारकर हकीकत की जो तस्वीर है वो पेश की कार्यकर्ताओं के सामने। और साथ ही कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि आप लोगों के बीच जाइए और बताइए, बोलना होगा और बोलना सीखना होगा, बताना होगा कि कौन कौन से काम धरातल पर हुए हैं, सरकारी योजनाओं का कितना फायदा लोगों को मिला है, इस बात की जानकारी, जागरूकता लोगों के बीच फैलानी होगी। इस बैठक में शामिल कार्यकर्ता अब जमीन पर तय मुद्दों के मुताबिक लोगों को बताएंगे काम के बारे में। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए मुख्तार अंसारी और कानून व्यवस्था के साथ ही करप्शन के बहाने विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। चार वर्ष के अंदर कोई दंगा न होना, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की अपनी एक उपलब्धि है। प्रदेश के अंदर सरकार उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाई, लेकिन उसकी ताकत कहां से पैदा होती है? आप जैसे कार्यकर्ताओं से ताकत पैदा होती है कि नहीं, दंगा नहीं होने देना है, किसी भी स्थिति में अव्यवस्था नहीं फैलने देना है, राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देना है और गुंडागिर्दी के साथ सख्ती से निपटना है। जीरो टॉलरेंस की नीति जो पार्टी की थी, वो जीरो टॉलरेंस की नीति ने आज परिणाम दिया है और यह पहचान है दुनिया के अंदर। यही लोगों के सामने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस सुचिता, जिस पारदर्शिता और जिस जीरो टॉलरेंस की बात की थी, वो जीरो टॉलरेंस हर एक फील्ड में देखने को मिल रहा है। आज तो हर एक स्तर पर ये चेंज दिखना चाहिए। जो गुंडे सत्ता का सरपरस्त बनकर के सत्ता का संचालन करते थे,
आज आप देख रहे होंगे दूसरे राज्यों में जाकर के अपनी जान की भीख मांग करके वहां मुंह छुपाई सिर्फ बैठे हुए हैं। ये सत्ता की धमक है और ये धमक केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, कोई और नहीं दे सकता है। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और इसी बैठक में तय हुआ कि प्रदेश पदाधिकारी अगर जिलाध्यक्ष पंचायत चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा, क्योंकि बीजेपी 3051 जिला पंचायत सदस्यों और 826 ब्लॉक प्रमुख पद पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और इसके लिए बकायदा पार्टी 8 अभियान चलाएगी। 19 मार्च को सभी जिलों और सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी मंत्री, विधायक और सांसद यूपी सरकार के 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां लोगों को बताने का काम शुरू करेंगे। पार्टी के पदाधिकारी 21 मार्च को किसानों के बीच जाएंगे, जो किसानों को सरकार की तरफ से किए गए काम के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही युवाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए बीजेपी कार्यक्रम करेगी। रोजगार और व्यवसाय के बारे में बताएगी कि मौजूदा सरकार ने कितने युवाओं को रोजगार दिया है, व्यवसाय को आसान बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। 24 मार्च को रेहड़ी खोमचे वाले लोगों के बीच कार्यक्रम होंगे और फिर 25 और 26 मार्च को सभी बूथ पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। तो इस तरह से बीजेपी की ओर से एक पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। कार्यकर्ताओं को ये खाका बता भी दिया गया है कि किस तरह से उन्हें पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लोगों के बीच जाना है। और इसी बीच यूपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्टियां अपनी दावेदारी को लेकर तस्वीर साफ कर रही है। मायावती ने आज काशीराम के जन्मदिन के मौके पर बड़ा ऐलान किया और सभी को चौंका दिया। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। मायावती ने अपने समर्थकों को संदेश दिया है कि उनकी पार्टी का हौसला कम नहीं हुआ है। सत्ता और विपक्ष में बैठी पार्टियां साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल कर ले, लेकिन बीएसपी के कार्यकर्ताओं को अपनी मंजिल को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। कि इस समय देश के कई राज्यों में विधानसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हैं और हमारी पार्टी भी पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु व पांडिचेरी में यह चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। और इस मामले में आज मैं मान्यवर श्री काशीराम जी के जन्मदिन के खास मौके पर वहां अपनी पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से भी ये अनुरोध करती हूँ कि वे ये चुनाव पूरी दमदारी के साथ लड़े तथा अपनी पार्टी का यहाँ बेहतर रिजल्ट भी दिखाने का हर संभव पूरा प्रयास करें। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि उनकी पार्टी भी किसी भी बड़े दल से समझौता गठबंधन नहीं करने वाली, छोटे दलों के साथ जरूर गठबंधन हो सकता है। अब सवाल है कि मायावती गठबंधन क्यों नहीं करना चाहती हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है, मायावती क्या मानती है, इस बात से मायावती ने खुद पर्दा उठाया और उन्होंने दावा किया कि गठबंधन से बीएसपी को नुकसान होता है। बीएसपी का वोट दूसरी पार्टियों में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट बीएसपी में ट्रांसफर नहीं होता, जिससे नुकसान पार्टी को उठाना पड़ता है। ऐसे में बीएसपी 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। इसके साथ ही बीएसपी ने अपने नेताओं को संदेश दिया कि पंचायत चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ा जाए। और इसी के साथ मायावती ने योगी सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर घेरने की भी कोशिश की। मायावती ने आरोप लगाया कि सरकार कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से फेल रही है। कृषि कानून पर चल रहे विवाद पर केंद्र सरकार से मायावती ने कानून वापस लेने की मांग की। जिन किसान परिवारों के लोगों की मौत हुई, उन परिवारों की सरकार आर्थिक मदद करे, ये बात भी बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कही। साथ ही रोजगार के मुद्दे पर भी मायावती ने घेरने की कोशिश की। केंद्र और प्रदेश सरकार को और हर परिवार को नौकरी देने की मांग उठाई। योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर भी उन्होंने हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दुर्भावना के साथ काम कर रही है। जातिवादी मानसिकता ने प्रदेश का माहौल खराब करने का काम किया है, ये आरोप भी मायावती की ओर से लगाया गया। मायावती ने दावा किया कि हमारी सरकार में दलितों, शोषितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग, साथ ही मुस्लिम समेत प्रदेश में हर रहने वाले नागरिक को सम्मान मिला, जबकि मौजूदा सरकार भेदभाव के साथ काम कर रही है, ये कहना है मायावती का। वहीं आज काशीराम की जयंती के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि कुशल राजनीतिज्ञ दलितों, वंचितों और शोषितों को ओजस्वी स्वर काशीराम
ने देने का काम किया है। आज उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। चलिए बात कर लेते हैं पंचायत चुनाव की। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया में बदलाव किया गया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने इस फैसले को बदल दिया। दरअसल योगी सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए अखिलेश सरकार के फैसले को पलटकर 1995 को बेस वर्ष माना था आरक्षण के रोटेशन के लिए। सीएम योगी के इस दांव से लंबे समय से पंचायतों पर काबिज सियासी परिवारों के वर्चस्व को तोड़ने की रणनीति माना जा रहा था इस कदम को, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2015 के आधार पर आरक्षण प्रणाली को लागू कर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। 2015 को आधार वर्ष मानकर यूपी के पंचायत चुनाव में आरक्षण का रोटेशन होगा। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का अहम फैसला। इससे पहले हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में पंचायत चुनाव में आरक्षण रोटेशन को चुनौती दी गई थी। ये कहा गया था कि सरकार की ओर से 1995 को आरक्षण रोटेशन का बेस वर्ष माना गया है, जिस पर आज हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि 2015 को ही आरक्षण रोटेशन का बेस वर्ष माना जाए। हालांकि आज कोर्ट में खुद सरकार की ओर से ये माना गया कि 2015 को आरक्षण रोटेशन का बेस वर्ष मानने के लिए वो तैयार हैं। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने 25 मई तक पंचायत चुनाव को पूरा कराने का आदेश भी दिया है, जो पहले 15 मई था। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव सरकार के दौर में बने शासनादेश के आधार पर पंचायत चुनाव होंगे और इसी के आधार पर आरक्षण की रूपरेखा भी तय होगी। इसका मतलब यह हुआ कि 1995 को आधार मानकर आरक्षण जो तय किया गया था, योगी सरकार का जो फैसला था, वो फैसला अब अमान्य हो गया। अब 2015 को बेस वर्ष मानकर आरक्षण के रोटेशन किया जाएगा और जिसके तहत कोर्ट के आदेश के बाद अब दोबारा से प्रदेश की सीटों के लिए आरक्षण लिस्ट जारी होगी। इधर आपको बता दें, वैसे प्रदेश में चुनाव को देखते हुए विपक्षी दल लगातार कानून व्यवस्था पर योगी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन सियासी बवाल सबसे ज्यादा ओवैसी के बयान के बाद मचा, क्योंकि ओवैसी ने एक धर्म विशेष को लेकर बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया। ओवैसी ने पूछा कि यूपी में ठोक दो नीति के शिकार सबसे ज्यादा मुस्लिम ही क्यों। यह दावा ओवैसी ने ऐसे वैसे नहीं किया, बल्कि बाकायदा एक आंकड़ा भी लेकर आए। लेकिन सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी को असल में दिखता नहीं है। हमारी सरकार किसी जाति धर्म के खिलाफ अभियान नहीं चला रही, बल्कि अपराधियों पर लगाम लगाने का काम कर रही है। उनको दृष्टि दोष है, उनको अपने आंखों की जांच करानी चाहिए, क्योंकि जिनका इनकाउंटर होता है वो अपराधी होते हैं, वो हिंदू और मुसलमान नहीं होते। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? आखिर ये जुल्म क्यों? दरअसल बलरामपुर की एक रैली में ओवैसी दावा कर रहे थे कि बीजेपी सरकार ने 2017 से 2020 के बीच 6,000 से ज्यादा एनकाउंटर किए। इनमें से जिन लोगों की मौत हुई उनमें 37% मुस्लिम हैं। इन आंकड़ों के आधार पर ओवैसी ने कहा कि यूपी में संविधान का राज नहीं है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और योगी की ठोक दो नीति का खामियाजा सबसे ज्यादा मुसलमान भुगत रहे हैं। और ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी को भी ओवैसी के बयान पर सियासत नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस ने कहा कि योगी सरकार की ठोक दो नीति सवाल गंभीर है। जवाब तो कोर्ट से ने भी मांगा है। हम अपराधियों को इनकाउंटर करने में कोई रिजर्वेशन नीति नहीं अपनाते हैं। कानून व्यवस्था और उसको बिगाड़ने का काम कोई भी करेगा, कानून हाथ में लेने का कोई भी काम करेगा, उसके साथ पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। लिहाजा आप जैसे लोगों के लिए मेरा सुझाव है कि अपने समाज के लोगों को ये जाकर बताइए कि ये जो 36% आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 36% इनकाउंटर्स जो हुए उसमें 36% मुसलमान हैं,
तो ये आपको सोचना होगा क्यों है, आप जैसे लोगों ने क्या किया, क्यों अपराधी बने वो। मैं तो यही कहूंगा कि जाति धर्म की राजनीति इस देश में अब बंद होनी चाहिए। इस जाति धर्म की राजनीति की जो दुकान भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ साथियों ने चला रखी है, ये उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर बंद होनी चाहिए। सिर्फ यहाँ विकास की राजनीति होनी चाहिए। और मुझे लगता है अब देश की जनता समझ गई है, ये जिस तरह से यहाँ बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है, बीजेपी उस पर बात नहीं करना चाहती है, ये सिर्फ जाति धर्म की राजनीति को प्रमोट कर रही है। इस पे लगाम लगनी चाहिए और हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की ठोको नीति गंभीर रूप से सवालों के घेरे में है। जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं, इस पर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और कोर्ट ने भी जवाब मांगे हैं। इस ठोको नीति के कारण क्या अपराध खत्म हो गए हैं? भारतीय जनता। और अब खबर बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ी हुई। इस केस में आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। बाटला हाउस में 2008 में मुठभेड़ हुई थी। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। 13 साल बाद सजा का ऐलान किया गया। कोर्ट ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जहां सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को देश से माफी मांगने को कहा, तो वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी बाटला हाउस पर राजनीति करने वालों को से कहा है कि वो देश से माफी मांगे। बाटला हाउस एनकाउंटर जिस पर सियासत खूब होती रही, अब इस मामले में सजा का ऐलान हुआ है। एक बार फिर से सियासत ने जोर पकड़ लिया है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से।